नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप टीवी डिबेट्स में अक्सर ये देखते होंगे कि किस तरह से जो राजनीतिक दल के अलग-अलग प्रवक्ता हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, उनमें तू-तू मैं-मैं होती है। किसी टॉपिक पर जब उनको बात करने के लिए बुलाया जाता है, तो साफ तौर पर देखा जाता है कि एक तरफ तो एक कांग्रेस का प्रवक्ता होता है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मैं टीवी चैनल के जो सो कॉल्ड एंकर्स होते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, और उनके साथ जो दूसरे पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर और लोगों को जो बुलाया जाता है, वो खास तौर पर बीजेपी सपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से एक अन इवन जो है वो बहस, अनबैलेंस बहस देखने के लिए मिलती है। और आजकल जिस तरह से जबान की मर्यादा बिल्कुल ही जो प्रवक्ता है खासतौर पर बीजेपी के सत्ता के अहंकार में बिल्कुल खो चुके हैं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं सिर्फ उस बहस को जीतने के लिए। और तथ्यों पर बात होती नहीं है, क्योंकि अगर तथ्यों पर बात हो तो उनसे पूछा जाएगा बेरोजगारी के बारे में, उनसे पूछा जाएगा महंगाई के बारे में, उनसे पूछा जाएगा 2 करोड़ जॉब्स के बारे में, किसानों की आय दुगनी होने के बारे में, पॉलिसीज के बारे में, और जो तमाम वादे किए गए हैं 2014-2019 में, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। तो एक तो इन 9.5 साल में आपको पता है कि मीडिया का क्या हाल है, सत्ता की गोद में बैठकर वो किस तरह से पत्रकारिता करता है, किस तरह से नफरत फैलाता है, और कैसे एक पार्टी को एक तरह से देश का दुश्मन बनाकर पेश किया जाता है। अभी हाल ही में कई इसी तरह की हमने डिबेट्स देखी, और खास तौर पर हमने एक डिबेट देखी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है गौरव भाटिया, और जो कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है राधिका खड़े, उन दोनों के बीच में नेटवर्क 18 पर एक टॉपिक को लेकर बहस हो रही थी। और जैसे ही बहस की शुरुआत होती है, डिबेट की शुरुआत होती है, हमने देखा कि गौरव भाटिया अपने चित परिचित जो अंदाज है उनका, जहां पर उन्हें तथ्यों पर बात नहीं करनी होती है, बदजुबानी करनी होती है, उस पर वो शुरू हो गए। और हमने देखा कि किस तरह से राधिका उठकर उस डिबेट से चली गई, और पहली बार नहीं था, इससे पहले कई बार हो चुका है। ये सिर्फ राधिका ने के साथ ही नहीं हुआ, उससे पहले और भी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, खासतौर पर महिला प्रवक्ता है, उनके साथ ऐसा हो चुका है। लेकिन हम ये पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया है, और खासतौर पर राधिका ये बात करती हुई नजर आई कि जब भी गौरव भाटिया या बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता जो जबान की मर्यादा नहीं रखेंगे, जो बदतमीजी करेंगे दरअसल टीवी चैनल्स पर बैठकर, और उस टीवी चैनल्स के एंकर्स उनको रोकते हुए नजर नहीं आएंगे, उस डिबेट का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। ये कहा जा रहा है लोगों के जरिए कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देखना होगा कि ये कब तक चलता है। और हमारे साथ खुद राधिका खरे जो हैं वो जुड़ गई हैं मेरे साथ, मेरे इस प्रोग्राम में। राधिका, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो इलेक्शन करीब हैं, 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, 2024 भी दूर नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से वाद विवाद जो है वो अपने पूरे चरम पर है, राजनीति पूरे अपने चरम पर है, और कांग्रेस भी बहुत अग्रेसिव, बहुत आक्रामक मूड में नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं उन तमाम मुद्दों की आपसे बात करूं, आपसे वो बात करना चाहूंगी कि जब आप किसी टीवी डिबेट पर जाती हैं वहां पर, और जब आप ये देखती हैं कि एंकर समेत जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जिनको पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट कहकर बिठाया जाता है, तो आपको लगता है जो अनुपात होता है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डिसबैलेंस होता है। कैसे आप उस डिबेट का हिस्सा रहते हुए वो जवाब दे पाती हैं जो जरूरी है? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। अब क्या है ना, हम उस विचारधारा से आते हैं बुशरा जी, जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, इस देश को स्वतंत्र कराया है। तो हमारी जो विचारधारा है, हम जब जिससे जुड़े हुए हैं, उसने सीखा ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे बाहर निकल के आना है और कैसे जीतना है। तो वहां हम अंग्रेजों से लड़े थे, यहाँ हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। और मैं मानती हूँ, हाँ, आप जैसे कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और क्या क्या बन के आते हैं, और एंकर भी रहते हैं कई डिबेट में, तो एंकर भी उनका साथ दे रहे होते हैं। एक लंबी लड़ाई है। और लेकिन अब मैं मानती हूँ समय जैसे जैसे बीत रहा है कि ये बहुत एक्सपोज होते जा रहे हैं, और देश की जनता जो व्यूअर भी है वो भी देख रही है कि किस तरीके से 3 अगेंस्ट 1 हो जाता है। और आजकल मैंने एक और चीज जो नोटिस करी है, जब से इंडिया गठबंधन हुआ है,
तब से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद को कॉर्नर्ड महसूस कर रहे हैं, हर डिबेट पे चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि कि तीन इकट्ठे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का कोई होगा, इंडिया के हमारे साथी के और अन्य प्रवक्ता होते हैं, सब एक साथ मिलके जब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आजकल वो रोना रो रहे हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और मुझे हंसी भी आती है, मैं टोकती भी हूँ उनको कि हम इतने सालों से, आप एंकर, आप आपके राजनीतिक विशेषज्ञ सबके साथ बैठ के डिबेट कर रहे हैं, हमने तो आज तक ये रोना नहीं रोया कि आप चाह रहे हैं हम अकेले। आपके साथ तो अभी एंकर भी है, पूरी आपकी बैटिंग बॉलिंग तो वही करते रहते हैं, पर आजकल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने रोना भी शुरू कर दिया है। और बार बार जैसे होता है ना कि जब हारने वाले होते हैं तो वो रोने लगते हैं, सोल लूजर्स जिसे कहते हैं। और ये बात, और इसीलिए मुझे लगता है शायद उनके अंदर गाली गलौज भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि अपने आप को डिफेंड करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्या दिखाएंगे। आपको याद होगा, मुझे याद है कि मुरली मनोहर जोशी जी ने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ये एक स्टेटमेंट दिया था, जब मोदी जी का 5 साल के कार्यकाल के बारे में कहा था कि उस स्टूडेंट को मैं क्या नंबर दूं जिसकी कॉपी ही खाली है। तो 5 साल तो कॉपी खाली रही, उसके बाद भी जो ये चल रहा है उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, सारी चीजें जो फीते काटते आ रहे हैं, जिसका क्रेडिट चाहे कल इसरो का भी क्रेडिट खुद ले लेते हैं, उसमें भी जबकि इसरो के फॉर्म बनने में, हर चीज में मोदी जी का कोई योगदान नहीं था। तो वो क्या दिखाएंगे, क्या बोलेंगे, हमने क्या दिया इस देश को, हमने इस देश को ये दिया डराना धमकाना। देश के गृह मंत्री कर्नाटक में जाके वहां की जनता को धमकाते हैं, आप कांग्रेस को वोट देंगे तो यहाँ दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी। तो यही तो दिया ना उन्होंने, डरा ही रहे। जब जनता वोट नहीं दे रही तो अभी आपने कभी देखा है, आपका इतना लंबा करियर बतौर जर्नलिस्ट रहा है, कभी किसी देश के गृह मंत्री को आपने ऐसे सुना है कि जनता को रिकॉर्ड धमका रहे हैं कि आपने अगर दूसरी पार्टी को वोट दिया तो यहाँ दंगे हो जाएंगे। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हिताश और नराश हमारे गृह मंत्री है, उसी तरीके से उनकी फौज प्रवक्ताओं की है, चिल्लाने लगते हैं, धमकाने लगते हैं। आजकल तो कई बार कई एंकर्स को भी धमका रहे होते हैं। जी, जी। तो राधिका जी, उस दिन हुआ क्या था? आखिर जो ये डिसीजन लिया गया है कि खास तौर पर हम देख रहे हैं गौरव भाटिया को लेकर फिलहाल लिया गया है, क्या ये सिर्फ गौरव भाटिया तक सीमित है, या फिर आगे अगर कोई भी बीजेपी का प्रवक्ता इसी तरह से, खासतौर पर महिला जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, अगर उनके साथ इस तरह से बदजुबानी करते हुए नजर आएंगे, तू तड़ा करते हुए नजर आएंगे, मर्यादा अगर भूलेंगे या तथ्यों पर बात नहीं करेंगे, मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तो क्या ये आपका बहिष्कार इसी तरह से जारी रहेगा? और क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ी देर कर दी, इससे पहले ही कर देना चाहिए था? मुझे तथ्यों पे, फैक्ट्स पे तो ये कभी भी बात नहीं करते, ना ये कर सकते, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, क्या बात करेंगे, इनके पास कुछ है ही नहीं बताने को, कुछ किया तो है नहीं ऐसा उन्होंने। अब ये तो बताएंगे नहीं कि हमने बेरोजगारी बढ़ा दी, हमने महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, टमाटर भी किचन में से गायब कर दिया, ये क्या बताएंगे? तथ्य और फैक्ट तो इनके पास है ही नहीं, वो तो हमें इनसे उम्मीद है भी नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब आप एक समाज में रहते हैं तो आपको शब्दावली पे अपनी कंट्रोल रखना चाहिए। और आप एक पॉलिटिकल ऐसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो इनके प्रवक्ता है, जो सत्ता में है, तो पूरा देश, बच्चे, जवान, युवा, महिलाएं सब आपके चैनल देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं, और क्या आप जी। एक्सप्रेशन छोड़ रहे हैं। तो और गौरव भाटिया से अभी शुरुआत करिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे लगातार वो हमेशा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हो, या हमारे अन्य बड़े नेता भी हो, वो सब पे बहुत घटिया तरीके की भाषा इस्तेमाल करते हैं और बहुत घटिया टिप्पणी करते हैं। और जिस तरीके की उनकी भाषा शैली है, महिला प्रवक्ताओं के साथ भी, पुरुषों के साथ भी, सबके साथ बहुत गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये तय किया, हमारी पार्टी की ये लाइन थी कि जो भी लगातार करता आ रहा है, जिस तरीके से वो अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व में हो या हमारे जो अपनी भाषा की मर्यादा को लांघ देगा, उसके साथ कांग्रेस पार्टी कतई कोई डिबेट ज्वाइन नहीं करेगी। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज में इसकी कोई भी जगह नहीं है। और मैं नहीं मानती, और हमारी पार्टी भी नहीं मानती, कि कोई भी दर्शक इस तरह की भाषा सुनना चाहते हैं, ना सत्ता वाली सरकार से, ना विपक्ष के बैठे लोगों से, कोई भी नहीं इस तरीके जी। की। उनकी भाषा इस तरीके की होगी जैसे सड़क पे चलते हुए आपस में लड़ते रहते हैं। और इतना स्तर उन्होंने गिरा दिया, मेरे को कभी कभी हैरानी भी होती है, और मैं उनसे कई बार डिबेट में पूछी भी हूँ कि आप सच में वकील हैं कि आप इस तरीके की भाषा
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरीके की वो एक्सप्रेशंस देते हैं, जिस तरीके की वो टोन यूज करते हैं और हेकलिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास, जैसे मैंने कहा, कोई तथ्य है नहीं बात करने को। और अगर आप हमारे नेतागण के ऊपर अटैक करेंगे और अभद्रता करेंगे, आपको बात करनी है फैक्ट पे करिए, बताइए। करते हैं आटे दाल के दाम के बारे में चर्चा करते हैं, पेट्रोल डीजल के बारे में, डॉलर रुपया एक बराबर होना था उसके बारे में करते हैं, मोदी जी के सारे वादे खोलते हैं। अब की बार बहुत हम्म। हुई महंगाई की मार, अब बहुत हुआ महिला पे वार, सबके ऊपर चर्चा करने को हम तैयार हैं। कंपेयर करते हैं यूपीए का कार्यकाल और इनका कार्यकाल, लेकिन आप मुद्दों पे बात करें। लेकिन अगर आप हमारे नेता को गाली देंगे, आप सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी या किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को भी गाली देंगे, चाहे हमारा शीर्ष नेतृत्व हो या हमारा कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता, तो कांग्रेस पार्टी सहन नहीं हम्म। करेगी। हम कांग्रेस को भी बेहद आक्रामक मूड में हम देख रहे हैं, खासतौर पर सोशल मीडिया टीम को हम जब देखते हैं। अभी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, उसके बाद हमने देखा तमाम टीवी चैनल्स पर जहां चेहरा होना चाहिए था साइंटिस्ट का जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उनका चेहरा होना चाहिए था, उनके बारे में बात होनी चाहिए थी। हमने देखा कि जब सफल लैंडिंग भी हो रही थी उस वक्त भी हाफ एंड हाफ कटा हुआ था, एक तरफ प्रधानमंत्री थे और दूसरी तरफ इसरो की वहां की तस्वीर थी ऑफिस की। और हमने देखा कि मोदी की वाहवाह हो रही है। उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस का जो पूरा सोशल मीडिया है उस पर आपने 1962 से शुरू किया और पूरा उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे ये नेहरू की देन है, सारा भाई की देन है। अगर तब दूरदर्शिता नहीं होती तो आज मोदी जी इसका क्रेडिट नहीं ले रहे होते। तो एक एक तरह का एक एग्रेसिव स्टैंड जो है वो कांग्रेस में भी नजर आता है आजकल। देखिए, एक सवाल जो हुआ था 2014 के समय, लोग बोलते थे कांग्रेस ने आज तक किया क्या है। अब यही बात शायद हमारी सबसे बड़ी कमी जो रही वो ये रही कि हम जनता तक जो हमने काम किए उनको ये अगर सवाल पूछना पड़ा, क्योंकि काम तो कांग्रेस नहीं करे, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी ही नहीं। अब ये भी तक जनता को हम नहीं ढंग से हम जब नहीं बता पाए, तो वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसपे हमने बहुत मेहनत करी और आज वो ठीक कर दी गई। और बिल्कुल अब सही कहा आपने कि एक तरफ ऐसे स्क्रीन आई थी, एक मैं देख भी रही थी कि चैनल्स पे जब तक चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी तब तक 7.5 मिलियन 8 मिलियन लोग थे। जैसे ही उसके बाद मोदी जी की स्पीच शुरू हुई, भाषण शुरू हुआ, 3-4 मिलियन व्यूअरशिप एकदम से घट गई। तो लोग भी अब, जैसे मैंने कहा कि अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और उनको समझ आ रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कोशिश कर रही है हिस्ट्री से छेड़छाड़ करने की, उन्होंने पहले नेहरू लाइब्रेरी म्यूजियम का नाम बदला, नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदलने से आप काम तो छुपा नहीं सकते, ये तो आप भूल, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, विक्रम साराभाई जी हो या जवाहरलाल नेहरू जी हो, उन्होंने जो किया उसको आप नकार नहीं सकते। आप हो सकता है कागजों में बदल दे, क्योंकि एनसीईआरटी भी ये चेंज कर देते हैं, इसके अंदर सारा सिलेबस की बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा ये वही पढ़ाना चाहते हैं जो ये चाहते हैं कि बच्चों को सिखाया जाए। पर ये हमारा दायित्व बनता है कि देश को सच बताया जाए, चाहे वो कोई भी, चाहे हमारी पार्टी का हो चाहे उनकी पार्टी का हो, सच बताना चाहिए। फिर जनता को फैसला करने दीजिए कि क्या सच्चाई है। और ये बहुत ही दुखद है कि जो बात बात पे नेहरू जी को ले आते हैं कि ये प्रॉब्लम अगर देश में हो रही है तो ये नेहरू जी की देन है, ये प्रॉब्लम हो रही है तो नेहरू जी की देन है। तो ये भी बताइए कि इसरो भी अगर आज देश में है तो वो नेहरू जी की देन है। वहां पे विक्रम साराभाई जी को आप नहीं भूल सकते, जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं भूल सकते। इतना डर और इतनी इनसिक्योरिटी, मैं कहूंगी इतनी, भारत जब से भारत स्वतंत्र हुआ है आज तक इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो खुद इतना इनसिक्योर है। अगर जिस तरीके से हमने देखा था, इनके मंत्री है रविशंकर प्रसाद साहब, उन्होंने प्रेस वार्ता करके बकायदा देश को बताया कि मोदी जी के एक कॉल से तो यूक्रेन और रूस के युद्ध का युद्ध विराम हो गया। फिर इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है? अरे इतने बड़े लीडर है, आज तक विश्व में नहीं देखा कि एक फोन कॉल से इतने बड़े युद्ध का युद्ध विराम करा दिया। तो उनको बाकी लोगों का क्रेडिट लेने की क्या जरूरत है? इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है उनको? बल्कि आके खुद, मैं समझती हूँ, अगर खुद आके उनको देश के बच्चों को बताना चाहिए था, अपनी मन की बात में बताना चाहिए था कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ। और ये भी बताना चाहिए कि जब इनकी सरकार नहीं थी और जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आना चाह रहे थे इस देश में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी किस तरीके से बैलगाड़ी पे पार्लियामेंट में गए थे विरोध प्रदर्शन करने की कंप्यूटर नहीं लाने चाहिए, ये क्रांति देश में नहीं आनी चाहिए। तो ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की वो है जो देश को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं एक बार फिर हम्म। आप प्रधानमंत्री जी, मैं उम्मीद करती हूँ, वैसे तो बहुत ही
सो क्या कहे, ये तो आप कर ही नहीं सकते, उम्मीद भी करे तो भी नहीं होगा कि ये, पर सच बोलना चाहिए और निडरता से बोलना जी। चाहिए और फिर जनता को फैसला करने दें उनको क्या चाहिए। क्यों ये सच बोलने से डरते हैं, क्यों ये सच्चाई छुपाना चाहते हैं? आपने अगर काम किए उनको दिखाइए, क्या आपका कंट्रीब्यूशन था हम्म। इसमें वो बताइए जनता को। क्या आपने स्थापित किया इसरो को, क्या आपने सच में इतने आईआईटी बनाए? बात बात पे बोल देते हैं हमने पानी पहुंचाने का काम कर दिया, जैसे कि अभी तक तो लोगों के पास पानी नहीं था और देश की जनता ना पानी पी रही थी, प्यासे ही जी रहे थे हम लोग। पता नहीं कैसे इतने साल बुशरा जी यहाँ पर हम बिना पानी बिजली के सरवाइव कर गए, बिना घर के। ये इससे पहले प्यासे ही, बिना पानी की जरूरत ही नहीं थी देश की जनता को, क्योंकि मोदी जी आए तभी बिल्कुल। पानी और आया, तभी सब आया। राधिका, मैं सुन रही थी दिग्विजय सिंह को। जब उनसे चंद्रयान 3 को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि 17 महीने से उन इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उनको सैलरी नहीं मिली है। वायर की एक रिपोर्ट भी मैं देख रही थी कि 1 साल से जो साइंटिस्ट हैं उनको सैलरी नहीं मिली है। उसके साथ साथ मैंने आज देखा कि जब प्रधानमंत्री बात कर रहे थे से इसरो के जो हेड है उनसे जब बात कर रहे थे तो लग रहा था कि वो किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। उसको रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर किया गया था और जिस तरह की एक कॉन्वर्जेशन थी, नितिन गडकरी ने भी की थी, एक जो कॉन्वर्जेशन थी वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी चुनावी रैली में है, क्योंकि आमतौर पर जब आप किससे फोन पर बात करते हैं तो इस तरह से किसी को नहीं देखा जाता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है इन तमाम चीजों में क्या कांग्रेस और बीजेपी के बीच में क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो भी कहीं ना कहीं नजर आती है? क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने बहुत इंतजार के बाद, जैसे लगातार नेहरू को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, या गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा किया जाता है, या फिर हम देखते हैं कि सोनिया गांधी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, या हम देखते हैं कि राहुल गांधी को लेकर किस तरह से पूरी उनकी इमेज जो है उसको मलाइन करने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद एक काउंटर कांग्रेस ने पेश किया कि पूरी जो राहुल गांधी की इमेज है उसको ट्रांसफॉर्म एक तरह से किया गया है और दूसरे राहुल गांधी नजर आते हैं। तो ये भी नजर आता है, क्या आपको लगता है कि एक तरह की काउंटर पॉलिटिक्स जो है वो आपकी तरफ से की जा रही है और आप इस एक तरह के एक जाल में कहीं फंस रहे हैं? नहीं बुशरा जी, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि ऐसा लग रहा था जैसे चुनावी रैली दे रहे हैं। और ठीक उसी तरह जैसे 15 अगस्त को इस बार प्रधानमंत्री जी जब भाषण दे रहे थे, तो वो एक प्रधानमंत्री का 15 अगस्त का भाषण नहीं था, वो भी ऐसा लग रहा था जैसे कल ही चुनाव है और वो चुनावी भाषण दे रहे हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है क्योंकि पूरा देश सुनता है जी मोदी जी को, सब सुनना चाहते हैं। मन की बात भी जब वो करते हैं, सब इंतजार करते रह गए थे मन की उनकी 100 150 दिन की मन की बातों में कि मणिपुर का जिक्र होगा। नहीं, हमने सुना, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे और अपनी ही वाहवाही पीटते रहते हैं। जनता क्या सुनना चाहती है उस पर डिस्कशन नहीं करते। और बिल्कुल जैसा हमें ये बार बार जैसे हम लोग कह रहे हैं, जो मैंने भी कहा, आपने भी कही बात की, नेहरू जी को हर चीज का जब जिम्मेदार बताते हैं तो ये देश के सामने बिल्कुल नहीं बताते हैं कि जितनी कंपनियां चंद्रयान 3 के मिशन के अंदर थी, L&T, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सेंट्रम इलेक्ट्रॉनिक्स, वालचंद नगर, पारस डिफेंस, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, लिंडे, MTAR, ये सब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो आई नहीं है, ये तो पहले से बन रही है। तो ऐसा बिल्कुल जो ये कॉन्वर्सेशन हुई है और जिस तरीके की ये लोग अपने आप को मोदी जी दिखाते हैं कि भाई मैंने ही कंपनी बनाई, इसरो के साइंटिस्ट नहीं है, तो शुक्र है अभी ये खुद नहीं कह रहे कि चंद्रयान भी मैंने बनाया, मैंने ही भेजा, मैंने बटन दबाया और सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। गनीमत है अभी तक इन्होंने ये नहीं कर दिया, क्योंकि बिल्कुल कर सकते हैं, इनसे अगली उम्मीद यही है। तो मैं ये बात की, हाँ, इन्होंने बहुत बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया राहुल जी की छवि खराब करने के लिए और एक फेक नैरेटिव। जैसा आपको याद होगा कि एक वीडियो बहुत इन्होंने वायरल किया था कि आलू में से सोना निकलेगा, राहुल जी के ऊपर इन्होंने डाल दिया हम्म। और इन्होंने झूठे करे। जबकि वो असली बात राहुल जी जो स्पीच में बोल रहे थे कि मोदी जी ऐसा सपना दिखाते, और मोदी जी जो मोदी जी को ही कोट किया था उन्होंने कि एक तरफ से आलू डालोगे तो सोना निकलेगा, मोदी जी का भाषण था जिसको राहुल जी ने जनता के सामने बताया और इनकी सोशल मीडिया टीम ने पैसा खर्च करके उसको तोड़ मरोड़ के दुनिया के सामने ऐसे पेश किया जैसे कि राहुल जी ये चीज बोल रहे हैं, और आधा अधूरा। और इतना पैसा, मैं तो काला धन, पता नहीं कहां से ये इतना पैसा ला रहे हैं, जितना पैसा इन्होंने राहुल जी की इमेज खराब करने में और झूठे वीडियोस बना के स्प्रेड करने में लगा दिया। अगर इतना पैसा देश के हित के लिए लगा लेते तो आज पेट्रोल डीजल के हम लोगों को ये दाम नहीं देने पड़ रहे होते, हमें इतना महंगा टमाटर नहीं खरीदना पड़ रहा होता, हम आराम से सब्जी, चावल, आटा, तेल के पैसे दे सकते होते। तो उन्होंने बार बार, अब आपको याद होगा उन्होंने कोरोना के टाइम पे भी क्रेडिट ले लिया था, जैसे कि आज तक तो देश को कभी कोई वैक्सीनेशन ही नहीं मिला है, मोदी जी नहीं होते तो क्या पूरा विश्व कोरोना से लड़ ही नहीं पाता।
तो ये इनको करना बंद करना पड़ेगा, इनको असली मुद्दों पे आना पड़ेगा और असली चीज का क्रेडिट ले। पता नहीं ये क्यों भाग रहे हैं कि जब आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे मैं कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, ये चर्चा, ये हर चीज जो चीजें हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, रुपए डॉलर के दाम, महंगाई हो गई, बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट है, 2 करोड़ रोजगार हर जी। 2 साल देने का वादा के हिसाब से 18 करोड़ रोजगार का हम्म। देश इंतजार कर रहा है। ये असल मुद्दे हैं जिनसे ये लोग बच रहे हैं, क्योंकि इनके पास, जब आप इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं, इनके पास कुछ नहीं है दिखाने को, तो इनका सारा के हम्म। सारा टाइम एक फेक नैरेटिव बनाने पे लग जाता है कि किसी तरीके से हम सामने वाले को इतना बेइज्जत कर दे या उनके अगेंस्ट इतना फेक नैरेटिव बना दे कि लोग सारा अपना ध्यान उसमें लगा ले और हमारे पे चर्चा नहीं करे। तो ये भी अब एक्सपोज हो चुका है और कांग्रेस अब बार बार यही सवाल जी। पूछ रही है। राधिका, एक और बात, हम ये देख रहे हैं कि जो लगातार राहुल गांधी, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या उसके बाद भी जब पहला फेज था, अब सुनने में आया दूसरा फेज भी सितंबर में शायद शुरू होने जा रहा है, उसके बाद भी वो लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं। हमने रामेश्वर जी को देखा कि उनसे किस तरह से बात की, या कभी वो आजादपुर मंडी पहुंच जाते हैं और इसी तरह से वो अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। फिलहाल वो लद्दाख में है। तो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की बात लगातार कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो सबसे ज्यादा नफरत जो फैलाई जाती है जिन टीवी चैनल्स के जरिए, जहां से दिन रात इसको परोसा जाता है, जो मीडियम है, उसको आप लोगों को सबसे ज्यादा काउंटर करने की और उसका बहिष्कार एक तरह से करने की जरूरत है। अभी हमने देखा था भूपेश बघेल, जब न्यूज 18 की एक कॉन्क्लेव थी और सोशल मीडिया, खासतौर पर ट्विटर पर जो एक्स है, वहां पर हमने देखा कि एक तरह से कैंपेन चलाई गई कुछ लोगों के खिलाफ कि क्यों, जब आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो क्यों उस कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ किया अपने नाम को। तो ये एक प्रेशर जब बनाया गया तब विड्रॉ किया। आपको नहीं लगता कि एड्स देना उन टीवी चैनल्स को, उनके उनके उस नफरत के एजेंडे का हिस्सा बनना, ये भी कांग्रेस को बंद करना पड़ेगा, एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा अगर वाकई में एक स्ट्रांग मैसेज देना है तो? देखिए बुशरा जी, इस पे क्या स्टैंड रहेगा कि बैन करना है नहीं करना, ये हमारी सीनियर लीडरशिप तय करेगी। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली मेरा विचार जानना चाहे, तो मेरा ये मानना है कि हमें एज सच किसी को ऐसे बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उनका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो भी बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको ये एहसास दिलाने की बहुत सख्त जरूरत है कि आप सच नहीं परोस रहे हैं, आप जो ये झूठ परोस रहे हैं, इसको आपको रोकना है। उसको कैसे रोकना है, ये हमारा नेशनल लीडरशिप तय करेगा, सीनियर लीडरशिप, कि क्या रहेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बैन करके हम शायद ज्यादा स्पेस भारतीय जनता पार्टी को पूरी फील्ड दे देंगे कि वो जो चाहे वो परोसे। हमें अपनी बात रखने का, अभी कम से कम जब हम जाते हैं टेलीविजन पे, हम लड़ाई लड़ते हैं, हम अपनी बात कह तो पाते हैं, तो जनता को दोनों पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। लेकिन इसको कैसे करना है, ये तो देखिए जैसे हमारी लीडरशिप तय करेगी। हाँ, बहुत चैनल्स है जिनको हम ज्वाइन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स नाउ हो गया, रिपब्लिक हो गया, उसको कांग्रेस पार्टी ने कंप्लीटली बैन कर रखा है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से कोई भी रियल न्यूज नहीं दिखाना चाहते हैं। वो कंटिन्यूसली ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट करते हैं, झूठी फेक न्यूज लाते हैं, और जो रोज कुछ एंकर्स हैं उनके, तो रोज एक एक घंटे का प्रोग्राम करते हैं जिसमें वो सिर्फ नफरत परोसते हैं। जिस वजह से हमने बिल्कुल ही रिपब्लिक और टाइम्स नाउ बैन किया हुआ है। कोई भी हम्म। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन उन चैनल्स को ज्वाइन नहीं करता। इसी तरीके से जो छत्तीसगढ़ में भी हुआ, हमने देखा था कि मैं नाम लेने से नहीं कतराऊंगी, अमन चोपड़ा जी किस तरीके की चीजें डालते हैं, क्या क्या करते हैं, कभी जी। पत्थर लेकर आ जाते हैं शो पे, वो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए हमने ज्वाइन नहीं करने का फैसला लिया था। तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, किस तरीके से क्या करना है, लेकिन पर्सनली अगर हम मुझसे पूछेंगे तो कंप्लीटली अगर हम बैन कर देंगे तो हम उनको पूरा खाली मैदान दे देंगे कि वो जो चाहे परोसे। अभी कम से कम हम अपने समय में हम्म। जाके वो चीज काउंटर करके लोगों को बता सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीजों को संभालने का फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे मैंने कहा है, पर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको ये अधिकार नहीं देती कि आप सामने वाले को बेइज्जत करें, झूठ बोले और गाली गलौज करें, आप बार बार घटिया स्तर की भाषा इस्तेमाल करें, जिस वजह से हमने गौरव भाटिया को भी बैन किया। और आने वाले समय में अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का या किसी भी पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके हम्म। की भाषा इस्तेमाल करेगा तो हम उसके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। और शायद क्या स्टैंड रहेगा बाकी न्यूज चैनल्स पे जो लगातार नफरत परोस रहे हैं और सुधर नहीं रहे, वो जैसा जैसा पार्टी डिसाइड करेगी हम उस पर चलेंगे। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये साफ नजर आता है कि ये एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर है।
जहां पर एक तरफ नफरत दिन रात परोसी जा रही है और किस तरह से वो पार्टी उसको सपोर्ट करती है, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो हर मसले पर अपनी राय रखते हैं और उसके बाद वो हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं और उसी एजेंडे को लेकर ही वो दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के को लेकर गए थे। और हमने ये भी देखा है कि जो बड़े चैनल्स हैं, खासतौर पर सो कॉल्ड जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वहां पर राहुल गांधी इंटरव्यूज देते हुए नजर नहीं आते हैं, बल्कि छोटे प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उनको वो इंटरव्यू भले ही दे देते हैं। तो ये भी हमने देखा है। लेकिन राधिका जी, अभी हम ये देख रहे हैं कि 5 राज्यों में अभी चुनाव होने जा रहे हैं और उसके साथ साथ आगे आने वाले वक्त में 2024 भी दूर नहीं है। 30 और 1 को महाराष्ट्र में तीसरी बार जो है इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं वो जुड़ने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हमने शरद पवार को लेकर खबर देखी, उससे पहले हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी हमने वाद विवाद देखा, अलका लांबा को लेकर जो एक कंफ्यूजन था, उसके बाद भी अलका लांबा ने ट्वीट किया, वो भी हमने देखा। तो क्या हम जो अब देखेंगे 31 और 1 को, क्योंकि 2 मीटिंग्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या फर्क हमें देखने के लिए मिलेगा? क्या इस बार ये सामने नजर आएगा कि आगे चुनाव के लिए क्या रणनीति बनाने जा रहा है पूरा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस? जी देखिए, अभी तो 2 मीटिंग हुई, शुरुआत थी, पहली मीटिंग में कम पार्टीज थी, फिर बढ़ते बढ़ते दूसरी मीटिंग में उनका नंबर भी बढ़ा। तो जब बहुत सारी पार्टी इकट्ठी होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो थोड़ा समय लगता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हम जब आप किसी सत्य को हमेशा थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है जीतने के लिए, क्योंकि झूठ इतना भारी और इतनी तेजी से फैलता है कि उसको काउंटर करने के लिए सत्य धीरे फैलता है। लोग झूठ पे ज्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। सच्चाई की जीत भी, अच्छाई की जीत भी बुराई पे समय लगाती है, तुरंत से नहीं हो जाती। तो एक लंबा स्ट्रगल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक फेक नैरेटिव और इतना देश को इतना तबाह कर रखा है, उसको सफाई करने में समय लगेगा। उसी तरीके से कि कैसे सब साथ आए, क्योंकि देखिए हर जगह अपने अपने रीजन में अलग अलग पार्टी स्ट्रॉन्ग है। कई किसी स्टेट में स्ट्रॉन्ग है, कोई कहीं पे स्ट्रॉन्ग है, किसी की कोई स्ट्रेंथ है, किसी की कोई वीकनेस है। तो सबको साथ लेके चर्चा करी जा रही है और हमें, मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ हमें नया आगे आएगा, कुछ डिसीजन दिए जाएंगे फिर धीरे धीरे करते, क्योंकि अभी 2024 में थोड़ा सा समय है और ये हमारे को भी सबको एक लाइन पे सबकी जो डिस्कस, जो कौन क्या चाहता है। ममता बनर्जी जी अलग चीज चाहेंगी, शिवसेना की अलग थॉट होगी, एनसीपी है, सबकी जो इश्यूज हैं सब इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है और फाइनल एक रूपरेखा बनाने में मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा, आ जाएगा। लेकिन एक बात जो देखने को मिली, जब पहली इंडिया की मीटिंग हुई उसके बाद मोदी सरकार बहुत परेशान हो गई। जिस तरीके से वो एक हडल में आए और उन्होंने तुरंत से अपनी मीटिंग अनाउंस करी कि हमारे साथ देखिए 28 लोग हैं, 30 लोग हैं, पता नहीं शायद 38 के 28, पता नहीं कितने लोग हैं, 38 जी, 38 ऐसी पार्टी 38 जी, ऐसे लोग ले आए जिनका कुछ लेना देना नहीं है। आप एक मोदी जी का वीडियो बहुत वायरल होता है जिसमें वो चिल्ला चिल्ला के अपनी छाती पीटते कहते हैं मैं अकेला, मैं अकेला। अरे मैं अकेला जो आदमी अपने आप को कहता था, वो आज 38 लोगों को अब गिनवा रहा है अपने साथ। और देखिए इतना वो परेशान हो गए कि जिस आदमी को वो रोज सुबह शाम करप्ट बताते थे, शाह साहब ने भी कहा कि उनके खिलाफ चलती रहेगी कार्रवाई, वो अजीत पवार साहब मोदी जी और शाह साहब के बीच में बिल्कुल खड़े हुए थे। उसके बाद जो फोटो आई, ऐसे ऐसे लोग, चिराग पासवान जिसको मोदी जी ने 5 दिन का एक्सटेंशन नहीं दिया अपने घर में रहने के लिए, किक आउट कर दिया उनके घर से, वो भी उनको गले लगा रहे हैं। तो तब भाई भतीजावाद, परिवारवाद सब साइड कर दिया। तो आप देखिए कि कितना भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार डर गई। अभी तो पहली मीटिंग हुई थी कि इतने लोग साथ है, उससे मैं डर गई। तो आप सोचिए जब धीरे धीरे रूपरेखा और किस तरीके से हम लोग साथ लड़ेंगे, कहाँ पे क्या होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कितना थरथराएंगे। बिल्कुल, थोड़ा क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि धीरे 5 जी जी 5 राज्यों के जो चुनाव हैं वो 2024 की पटकथा लिखेंगे। बार बार इस तरह से, हालांकि पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन 3 राज्यों के खासतौर पर अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करते हैं, कांग्रेस काफी मजबूत वहां पर नजर आती है। 2 राज्यों में आपकी तो पहले से सरकार है, मध्य प्रदेश में थी लेकिन वो आपसे छीन ली गई। तो इन तीनों राज्यों में तो कांग्रेस पहले से ही मजबूत है, लेकिन जो आपके साथ जो दल है वो भी कहीं ना कहीं इसमें हिस्सेदारी मांग सकते हैं। तो ये आपको नहीं लगता आगे आने वाले वक्त में आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है? क्योंकि यहाँ तो आप अकेले भी लड़े तो भी
काफी मजबूती से लड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों राज्यों में जो चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के, वो काफी मजबूत माने जाते हैं। देखिए, रही तीनों राज्यों की, जैसे आपने कहा राजस्थान में, इन तीनों राज्यों में एज सच और पार्टियों का कोई कुछ है नहीं इतना अस्तित्व कि वो आके यहाँ पे लड़े और उनसे कोई फर्क पड़ेगा। अब हम राजस्थान में आपने देखा है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी कि वहां पे सरकार गिराई जाए, लोगों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश करी, लेकिन वो वहां पे फेल हो गए और एक्सपोज बहुत बुरी तरह हुए। अभी तक केस चल रहे हैं उनके बड़े बड़े मंत्रियों के ऊपर, और राजस्थान में वो अभी तक अपना चेहरा नहीं घोषित कर पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे कि किसके नाम पे चुनाव लड़ेंगे। सिमिलरली छत्तीसगढ़ में तो वो बिल्कुल ही हार चुके हैं। कल जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, और उनके जन्मदिन के दिन जो ईडी मोदी जी ने अपनी इलेक्शन डिपार्टमेंट भेजा वहां पे, वो साफ हो गया कि वहां पे तो वो बिल्कुल मान चुके हैं कि हम हार चुके हैं चुनाव। वहां का तो आप पहली रिजल्ट डिक्लेयर कर चुके हैं मोदी जी कि हम हार चुके हैं। मध्य प्रदेश जो उनकी चोरी की सरकार थी, क्या वहां पे हालात है, वहां की जनता परेशान हो चुकी है। एक चोरी के मुख्यमंत्री, चोर मुख्यमंत्री मैं कहूंगी, क्योंकि जो चोरी की सरकार के राजा होंगे वो चोर ही कहलाएंगे। तो इन तीन जगहों पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज तो बिल्कुल जाएगा ही कि आने वाले समय में कि जब चुनाव पास आ रहे हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ इन तीन राज्यों के साथ साथ जो दो और चुनाव हुए थे इससे पहले, कर्नाटक और हिमाचल, उधर से ही ये मैसेज जाना शुरू हो गया था, जब एक ऐसा स्टेट जहां से खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जेपी नड्डा साहब, जब आप वो स्टेट हार गए, आगाज तो जी वहीं से हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का अब पैकअप होने वाला है। जब मोदी जी को खुद अपने एक एमएलए को फोन करना पड़ा कि आप अपना नामांकन इस बार मत भरिए वहां से और मेरे पे विश्वास रखिए, और उन्हीं के खुद के आदमी ने उन पे विश्वास नहीं रखा, तो किस तरीके से देश का विश्वास उनसे टूटता गया। हिमाचल में देखा, फिर कर्नाटक में मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया कि शाह साहब ने लोगों को धमकाया, वहां पे मोदी सरकार ने डबल इंजन के नाम पे वोट मांगी, हनुमान जी को उन्होंने नहीं बख्शा, हनुमान जी को उन्होंने ला खड़ा कर दिया बजरंग दल के साथ जो नफरत फैलाते हैं, हर रणनीति अपना ली, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जैसे देश की जनता अब ये एक्सपोज होते जा रहे हैं, 8 साल एक बहुत लंबा समय होता है, 9 साल एक्सपोज होने का, 5 साल इनको मौका मिला, ये नहीं कर पाए वादे पूरे, फिर भी देश की जनता, हमारे भारत के जो लोग हैं वो बहुत मौके देते हैं कि आप अपनी गलती सुधार लीजिए, ये हमारा कल्चर ऐसा है, सबको मौका दिया जाता है बुशरा जी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने नहीं सुधारा। तो ये आज दो चुनाव पहले के आने वाले, ये जो 5 राज्य के चुनाव है, इसके बाद तेलंगाना होगा, मिजोरम होगा, उससे भी बहुत क्लियर पिक्चर आ जाएगी। तेलंगाना में भी इस बार चेंज है, वहां की भी जी। जनता तंग आ चुकी है जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार एक बहुत हम्म। अहम मुद्दा है जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। तो और मैं समझती हूँ कि ये इमीडिएटली इसके बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे उनपे बहुत असर पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी की जितनी सीट्स है और जिस तरीके से ये लोग बार हम्म। बार जो भ्रष्टाचार के और भाई भतीजावाद पे मोदी जी वार करते हैं, और स्वयं उसी से लिप्त उनकी सरकारें हर जगह है। 50% कमीशन खोर सरकार मध्य प्रदेश की, 40% कमीशन खोर सरकार उनकी कर्नाटक की थी। बार बार इनके स्कैम सामने आ रहे हैं, परिवारवाद की लंबी लिस्ट है। प्रमोद महाजन जी की बिटिया हो, चाहे सिंधिया परिवार हो, सिंधिया परिवार के 2 नग मध्य प्रदेश में हैं, राजस्थान में हैं, इनके को पीयूष गोयल जी खुद परिवारवाद के शिकार है। तो सारे के सारे कोई एक नेता भी उनका उठा के देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी के बेटे हो, धर्मेंद्र प्रधान जी किसके बेटे हैं, स्वयं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है हम्म। निर्मला सीतारमन जी, जो ना निर्मला प्याज खाती है सीतारमण ना जी। लहसुन खाती है, इसलिए से उनको फर्क नहीं पड़ता दामों से, आजकल शायद टमाटर भी नहीं खाती हैं वो, उनके सामने तो वो भी खुद पॉलिटिकल फैमिली से आती है। तो जो जनता को अब ये एक्सपोज हो गया, पहले जनता को पता नहीं था, अब सब सामने आ रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी यूट्यूब और सोशल मीडिया के जो चैनल्स आ रहे हैं न्यूज के, और आप जैसे पत्रकार जो इनको बेखौफ से, निडरता से सब कुछ सामने जनता के सामने परोस रहे, क्योंकि आजकल जो जमाना है सब यूट्यूब और फोन पे ही सब कुछ देखना चाहते हैं। टीवी मेरे को लगता है जो ये नफरत वाले चैनल्स आजकल जो परोस भी रहे कंटेंट, वो इतना इफेक्ट कर नहीं पा रहे, क्योंकि सब आजकल अपने यूट्यूब और ट्विटर और इस पे जो नए सोशल मीडिया पे चैनल्स आ रहे हैं उन पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं जर्नलिस्ट पे, तो बहुत एक्सपोज हो चुके जी। हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक पाएगी। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं राधिका कि अभी आने वाले जो चुनाव हैं, जाहिर सी बात है जनता महंगाई से त्रस्त है। जनता ये चाहती है कि उस पर बात हो, बेरोजगारी से त्रस्त है। आप ये देखें कि
छोटी छोटी जो है वो नौकरियां, छोटी छोटी जो है पोस्ट निकलती हैं, और उसके लिए कैसे हजारों छात्र जो हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं उस नौकरी को पाने के लिए। 2 करोड़ नौकरी तो आप छोड़ दें कि लोगों को अपने घर चलाने के लिए भी उनको कारोबार तक नहीं उनके चल पा रहे हैं। हालत ये आ गई है। जो मोदी भक्त भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम वोट तो मोदी को देंगे, लेकिन उनको महंगाई जो है वो कम करनी चाहिए, क्योंकि जब पेट में कुछ नहीं होगा तो धर्म की अफीम भी जो है और ये नफरत जो है वो भी नहीं चल पाएगी। लोग ये जानना चाहते हैं कांग्रेस और ये जो 26 दल हैं, क्या वाकई में जो रियल इश्यूज हैं जिन पर हमेशा से चुनाव होता रहा था, क्या उन्हीं मुद्दों पर मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करके, बीजेपी को टारगेट करके उन्हीं पर ही चुनाव लड़ने जा रही है जो असल मुद्दे हैं, या फिर जिस तरह के हम बिना फिजूल के जो वाद विवाद, परिवारवाद, इन तमाम चीजों की, आप नेहरू की बात करें, वो उनको जाके उनके ऊपर आक्षेप लगाएं, इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि लोग चाहते हैं रियल इश्यूज पर बात हो, तभी वो सामने देख पाए कि आखिर कौन आने वाले वक्त में उनकी तकदीर बदलने जा रहा है। बुशरा जी, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से रियल मुद्दों पे बात कर रही है। हम तो प्राइम मिनिस्टर को पहले महंगाई पे बोलते थे, आके बोले, वो नहीं बोले। इस बार नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग लेकर आए कि प्रधानमंत्री शायद मणिपुर पे बोले, शायद बढ़ती महंगाई के ऊपर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री, मुझे लगता है ये शायद पहली बार होगा इतिहास में कि कोई प्रधानमंत्री जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है तब वो एक भी डिबेट अटेंड नहीं करे। सिर्फ आखिरी दिन जब उनको बोलना था तब आ गए, वरना वो आप पुराने नो कॉन्फिडेंस मोशन भी निकाल के देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री सदन में ना पहुंचे हो। प्रधानमंत्री के पास समय है यूएई जाने का, हर जगह जाने का, साउथ अफ्रीका जाने का, लेकिन अपने देश के ना संसद में आते हैं, ना देश की जनता के बीच में जाते हैं। अभी आप देखेंगे कल कल परसों की हेडलाइंस, जब मोदी जी पहुंचे थे साउथ अफ्रीका तो हर जगह ब्रेकिंग चल रहा था कि मोदी जी का विमान साउथ अफ्रीका लैंड किया। पूरा मणिपुर इंतजार करता रह गया, 100 दिन से ज्यादा हो गए कि शायद उनका प्लेन मणिपुर में लैंड करेगा। वहां पे जो मुद्दे हैं, जो जनता की परेशानियां हैं, जो वो आ, वहां पे हालात है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, नहीं कर रहे। हम बार बार कहते हैं कि आप बात कर रही है टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, पहले जब हम बात करते थे प्याज और लहसुन के दाम बढ़ रहे हैं, तो हमारी जब फाइनेंस मिनिस्टर ये कह देगी कि मैं तो खाती नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दाम से, तो फिर क्या करेगा देश। और हम बार बार हम्म। हम कभी परिवारवाद पर नहीं जाते, हम कभी किसी चीज पर नहीं जाते। पर्सनली अटैक करना, परिवारवाद बार बार बोलना, बार बार हमारे नेताओं को गाली देना, और संसद में भी मोदी जी ये तक भूल जाते हैं कि जब वो बात कर रहे थे कि उन्होंने ये तक बोल दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री रेनकोट पहन के नहाते हैं। कभी किसी सोनिया जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। और सारा इशू जब डाइवर्ट करने के लिए, हमने ये भी देखा स्मृति ईरानी जी ने इस बार क्या किया। हम बात कर रहे हैं कि आप बात करिए बेरोजगारी के ऊपर, आप बात करिए महंगाई के ऊपर, आप बात करिए मणिपुर के ऊपर, तो स्मृति ईरानी जी ने एक फेक नैरेटिव सेट कर दिया और कहा कि भाई मेरे को फ्लाइंग किस दी। वो देख भी नहीं रहे उनकी तरफ, हम्म। बात कर रहे हैं कि मेरी माइक नहीं चल रही। इतना झूठ, इतना हंगामा किया स्मृति ईरानी ने। उसके बाद एक इंटरव्यू में कहती है कि बताओ जी, दिखाओ मैंने कहा साइन किया था लेटर पे। उनकी की सांसद आके हेमा मालिनी साहिबा कहती है कि कोई ऐसे फ्लाइंग किस नहीं हुई, और फिर एक सडनली लेटर पे फोर्स कर करके खुद के एमपीज को साइन करवाया जाता है। तो ये फेक नैरेटिव हम कभी भी, मैं फिर बोलूंगी, हम बार बार हर बहस लेकर आते हैं महंगाई के ऊपर। डिबेट भी जब होती है सुषा जी, जैसे ही एंकर भी या प्रवक्ता दूसरी लाइन पे जाता है, हम बार बार यही बात बोलते हैं, आप जलते मणिपुर पर चर्चा करिए, आप महंगाई के ऊपर चर्चा करिए, आप बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करिए। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो धर्म के नाम की अफीम परोसी जाती है, या ये जो मुद्दे हैं, मोदी भक्त भी है वो कहते हैं लेकिन हम फिर भी मोदी जी को वोट देंगे, तो इनको भी अब सोचना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं कि हाँ महंगाई कम करनी चाहिए, ये सिर्फ महंगाई हो या बेरोजगारी हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं हुआ है कि जिन लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है उन लोगों को टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा है, उन लोगों को पेट्रोल डीजल 50 रुपए लीटर मिल रहा है, ऐसा नहीं हुआ है। ये समझ नहीं रहे हैं क्या? कब तक इसके ऊपर चलते रहेंगे? मोदी 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 करते रहते हैं। मोदी जी इन्हीं को फिर भी महंगा पेट्रोल खरीदवा रहे हैं, फिर भी महंगी दाल सब्जी खरीदवा रहे हैं। तो ये चीज समझने की बहुत जरूरत है इन लोगों को कि आज अगर उन्होंने सही फैसला नहीं लिया तो आने वाले समय में चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। अगर एक बार और फिर इनको मौका दे दे तो आप सोचिए अगले 5 साल, अभी 100 रुपए के पार तो पेट्रोल हो चुका है, अगर फिर ये गलती से जी। आ गए, ये मोदी जो कह रहे कि हम फिर भी वोट देंगे, तो मुझे नहीं लगता 150 रुपए लीटर का पेट्रोल ये डलवा पाएंगे। और कभी कभी मैं सोचती भी हूँ कि ये कब तक, मतलब सच, ये बेरोजगारी ही है जब ये आके कहते हैं कि
आधे से ज्यादा मेरे को लगता है बेरोजगार ही होंगे, क्योंकि उनके पास पूरा समय है ये भक्ति करने के लिए, और फिर भी कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता। बुशरा जी, अमीर से अमीर इंसान हो आज की डेट में, उसको फर्क पड़ रहा है बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम पे, बढ़ते सब्जियों के दाम पे, बढ़ती महंगाई पे। कैसे इन लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, ये भी मैं समझना चाह रही हूँ। उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है ये जीवन जीने का? तो ये चीजें बदलने की जरूरत है। हम कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन वही है ना, कभी कभी हम्म। जो ये हफीम परोसी जा रही है इनको, जो नफरत की हफीम है, वो सच के ऊपर, जी। प्यार के ऊपर अभी भारी पड़ रही है। लेकिन 14 साल तो देखिए राम जी को भी लगे थे, वो 14 साल का वनवास लेना पड़ा था, और बहुत मेहनत लगी थी। और जब भी आप पुरानी चीजें भी देखेंगे, अगर इनको हम किसी भी धर्म का भी एग्जाम्पल ले लें, हमेशा जब भी अच्छाई की जीत बुराई पे हुई है किसी भी धर्म में, उसमें थोड़ा सा समय लगा है। सत्य भी जीतता हमेशा है, थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि लोगों को समझने में हम्म। समय लगता है। और मैं भी ये मानती हूँ कि जब तक आप बुराई को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप अच्छी चीज को कैसे महत्व समझेंगे। पर मुझे लगता है 9 साल पर्याप्त रहे हैं देश की जनता के लिए, ये समझने के लिए कि जो वादे हम्म। किए गए, जो नफरत अब फैलाई जा रही है, अब उसको अंत करने का समय आ गया। और अधिकतर जनता अब परेशान आ चुकी है, वो अब थक चुके हैं बिल्कुल। कि जब आप उनसे पूछेंगे कि हमारे भी बच्चे घर में अब थक चुके हैं कि जब यो रोजगार की बात होती है तो बोला जाता है कि हम ये मंदिर बना रहे हैं, हम ये मस्जिद तोड़ रहे हैं। ये अब समय खत्म हो गया है इन सब चीजों का, नफरत का। बिल्कुल। और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है, खुद बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि भाई राम मंदिर के नाम पर आपको वोट नहीं मिलेंगे, आपको काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में जाइए, उनकी जी। समस्याओं को सुनिए, उनसे बात करिए। खुद आरएसएस के इंटरनल सर्वेज ये बता रहे हैं कि अब इन सब चीजों से दाल नहीं गलने वाली है, आपको रियल इश्यूज पर जो है वो बात करनी पड़ेगी। क्योंकि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी देखिए अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर, अपने कंफर्ट में बैठकर भी बात कर रहे हैं कि भाई अब जेब जो है वो कटने लगी है, अब सामान खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। सोचिए कि जो लोअर मिडिल क्लास तबका है या लोअर तबका है, उसके ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उनके पास जब वो बाहर जाते हैं और उनके पास जब खाने के लिए, खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। रामेश्वर जो है वो एक एग्जाम्पल थे, ऐसे हजारों लाखों रामेश्वर होंगे जो इसी तरह से अपने घर, हो सकता है न जाने कितने दिन बिना पैसे लिए वापस जाते होंगे। तो ये सब भी देख रही है दुनिया। और नया भारत करके जो कहा जाता है, वो नया भारत सबको दिख रहा है कि उस नए भारत में क्या कुछ हो रहा है। राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। तो जाहिर सी बात है, आपने ये सुना कि किस तरह से जो नफरत परोसी जा रही है टीवी चैनल्स के जरिए, रियल इश्यूज जो हैं उनसे किस तरह से भागा जा रहा है। और कांग्रेस ने जो एक स्टैंड लिया है फिलहाल कि जो नफरत की बात करेगा, जो बदजुबानी करेगा, खासतौर पर जो महिला उनकी प्रवक्ता है उनके साथ, तो वो उस डिबेट का हिस्सा नहीं बनेंगी। तो मुझे लगता है आगे इसी तरह के और सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है, और इसी तरह से आईना दिखाने की जरूरत है। तभी जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स है, जिनके जरिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, एक पार्टी के वो एक स्पोक्स पर्सन की भूमिका में वो नजर आते हैं, उन सबको शायद अकल आए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस तरह के टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम में बात करूं। आप कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो गेस्ट हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं। वो किसी पार्टी के हो सकते हैं, कोई और टॉपिक के एक्सपर्ट होते हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सुझावों को अपने कार्यक्रम में शामिल जरूर करूं। नमस्कार।